नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भू आकृति विज्ञान का एक नया चैप्टर, नई क्लास यहाँ पर, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किन किन प्रतिरूपों के द्वारा किया जाता है और ये किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और साथ में उसकी कुछ थ्योरीज को भी कंप्लीट करेंगे हम। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन से, देखो मैं एक बार टॉपिक के बारे में आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूं। ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका विभिन्न स्थलाकृतियों से रहेगा। ये जो जितनी भी स्थलाकृतियां हमारी पृथ्वी पर मिलती हैं, लैंड फॉर्म्स रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन स्थलाकृतियों की जब हम बात करेंगे तो ये स्थलाकृतियां कुछ आपकी जलीय प्रक्रम के द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ आपकी वायु प्रक्रम के द्वारा बनी होती हैं, कुछ स्थलाकृतियां हैं जो आपका हिमानी प्रक्रम से बनी हुई हैं, कुछ आपका भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। तो ये अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे। और कुछ स्थलाकृतियां हैं जो आपका समुद्री जल के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये जितने भी प्रकार के हम स्थलाकृतियां बनते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो ये अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां होंगी, या तो ये क्या कहलाएंगी, आपके अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहलाएंगी, और या फिर ये आपकी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहलाएंगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। यानी कि इस पूरे टॉपिक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं कि या तो जैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो हम डेल्टा की बात करते हैं, अगर आपसे डेल्टा पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेल्टा पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। एक स्थलाकृति का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है डेल्टा से, वो आपसे प्रतिरूप के बारे में पूछ सकता है कि ये किस प्रतिरूप का परिणाम है। तो डेल्टा में हम क्या लगाएंगे कि ये एक जलीय प्रतिरूप है। दूसरा, उस प्रतिरूप में ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है या निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये अपर्दनात्मक है या निक्षेपणात्मक है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। दूसरा, इसका आकार या इसकी जो संरचना है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। जैसे डेल्टा का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि एक पंजाकार टाइप का जो होता है वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हर प्रतिरूप से तीन तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो किस प्रक्रम से बना हुआ है, वो अपर्दनात्मक है या निक्षेपणात्मक है, और या फिर उसकी संरचना यानी कि वो किस प्रकार का दिखाई देता। तो ये तीन स्टाइल के क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये। जैसे पहला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। देखो यहां पर दे दिया है आपसे पहले ही, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स यानी कि हिमानीकृत स्थलाकृति जनरली डेवलप ऑन द वॉल्केनिक और बसाल्ट प्लग। तो यहां पर आपको क्वेश्चन से समझ लेना चाहिए कि यहां क्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछ रहा है कि ये जो हिमानीकृत, तो जो हिमानी प्रक्रम से बनी हुई स्थलाकृति है वो कौन सी स्थलाकृति है जो ज्वालामुखी से संबंधित होती है। जैसे यहां पर दिया हुआ है अरेटे, ये भी आपका हिमानी प्रक्रम से संबंधित है, ठीक है। बर्ग जो शरण रहते हैं ये भी आपका इसी से संबंधित है, कोल भी इसी से संबंधित है। क्रैग या टेल, तो क्रैग टेल जो है ये आपका वॉल्केनिक से रिलेटेड होता है। तो कौन सी हिमानी स्थलाकृति सामान्यतः ज्वालामुखी एवं बेसाल्ट प्लग पर विकसित होती है। यानी कि जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और यहाँ पर जो मान लो कि ज्वालामुखी का कोई प्लग वगैरह बना हुआ है या उसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से हिमानी प्रक्रम जब चलकर आएगा तो इसके अवसाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते जाते हैं, स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो ये कुल मिला के इस तरीके का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको टेल बोल देते हैं, इसका क्रेस्ट बोल देते हैं। तो इस तरीके का एक डिजाइन आपको दिखाई देगा। तो ये आपका क्रैग या टेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कोई आपका ज्वालामुखी का पार्ट होगा। यहां से ग्लेशियर बहकर आएगा, जब ग्लेशियर बहकर आएगा तो ये तो यहां से तो टकराएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका डिपोजिशन यहाँ पर होता हुआ चला जाएगा। तो ये हिस्सा जो है, तो इस हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, तो इसको टेल बोल दिया जाता है, और ये आपका क्रैग का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बनता है क्रैग एंड टेल।
तो क्रैग एंड टेल का संबंध किससे होता है? तो किसी भी विकसित हिमानी ग्लेशियर जो ज्वालामुखी बेसाल्ट प्लग जैसी कठोर चट्टानों पर विकसित होती है, यानी कि इसको बनने के लिए आपके पास एक पहले से सॉलिड रॉक का होना बहुत जरूरी है। उससे जब ग्लेशियर टकराएगा तो इस तरफ से ग्लेशियर टकराएगा और इधर एक पूंछ साइड से क्या होगा उसका एक, तो ये एक निक्षेप से बनी हुई स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये श्रक क्या है, टेल क्या, इसको आप एक बार स्टडी कर लेना, समझ में आ जाएगा। एस्कर एक भू आकृतिक लक्षण है जिसका विकास होता है। तो अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो एस्कर है, जो एस्कर यहाँ पर बनेगा ये किससे बना हो, यानी कि यहाँ पर एस्कर का प्रक्रम आपसे पूछा जाएगा कि एस्कर किस प्रकार के प्रक्रम से निर्मित है। तो इसका आपसे क्या बेटा प्रक्रम पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के प्रक्रम पर निर्मित होता है। पहला दिया हिमानी जली ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट, दूसरा ग्राउंड वेक, ग्राउंड वाटर, पवन, और यहाँ फ्लूवियल डेजर्ट एक्शन। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये किससे बना होता है। तो एस्कर का जो निर्माण होता है ये आपका फ्लूवियल हिमानी, फ्लूवियल हिमानी का मतलब क्या होता है, जब हिमानी किसी क्षेत्र में बहकर आती है तो उस स्ट्रक्चर को बहते, किसी भी बहते हुए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्लूवियल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हमारा फ्लूवियो ग्लेशियल स्ट्रक्चर आएगा। ये किस तरीके का दिखाई देता है, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो ये एस्कर आपको एक रीढ़ की हड्डी टाइप का दिखाई देता है, जैसा एक रेलवे ट्रैक टाइप का बना हुआ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, एस्कर। ये पूरे का पूरा हिमानी निक्षेप से बनता है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके के एस्कर आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको, ये एक एस्कर का स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ग्लेशियर के जो आगे का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर कई स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एस्कर भी मिलेगा, यहाँ पर ड्रमलिन्स भी मिलेंगे, यहाँ पर मोराइंस मिलेंगे, यहाँ पर फ्लड प्लेन भी मिलेगा, यहाँ पर छोटी छोटी कैटल टाइप की लेक मिलती है, यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां कैमे मिलती हैं। तो ये कई प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ये किस प्रक्रम से बने। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर ये सबके सब क्या है, हिमानी प्रक्रम से बने हुए होते हैं। अत्यधिक बड़े आकार के जल गर्तों को क्या कहा जाता है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको प्रक्रम को पहचानने के लिए आ सकता है कि वो किस प्रक्रम से संबंधित है, आपसे वो प्रक्रम का अपर्दन या निक्षेप पूछ सकता है, या उस प्रक्रम के बारे में पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है अत्यधिक बड़े आकार के जल गर्तों को क्या कहते हैं, यानी कि वो प्रक्रम के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रक्रम क्या कहलाएगा। जलगर्त का मतलब क्या होता है कि कोई गड्ढा बना हुआ है, तो ये लैगून्स तो कहलाएंगे नहीं, ठीक है ना। और पीटरनेस्टर लेक जो होती है ये हिमानी प्रक्रम से संबंधित होती है, ये हिमानी प्रक्रम से संबंधित होती है। हिमानी प्रक्रम के द्वारा जब पहाड़ के ढालों पर कुछ लेक्स का निर्माण होता है तो उसको पीटरनेस्टर लेक के नाम से जानते हैं। पलाया जो स्ट्रक्चर होता है ये भी एक प्रकार की झील होती है, ठीक है ना। ये आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र में बनती है। कैसे क्षेत्र में बनेगी, तो जो सेमी एरिड रीजन होते हैं वहां पर आपको पलाया लेक के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। लेगुन्स आपका ये तटीय स्थलाकृति है, समुद्र के तटों पर मिलेगी। और जो प्लंज पूल है ये आपका जली प्रक्रम से बना हुआ है। तो ये किससे बना होता है, जली प्रक्रम से बना हुआ एक अपर्दनात्मक। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द फ्लूवियल इरोजन्स। तो यही आंसर हमारा होगा प्लंज पूल। तो ये किससे बना हुआ है, एक जली प्रक्रम से बना हुआ, ऊपर जल गर्त दिया हुआ था, वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये इस तरीके का प्लंज पूल कहलाता है। प्लंज पूल मतलब होगा यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक तो आपको बेटा जलप्रपात याद रखना है कि वाटरफॉल क्या है। तो जलप्रपात जब पानी नीचे गिरता है तो जलप्रपात का पानी जिस जगह पर गिरता है उस जगह पर एक गड्ढा बनता है, इसी गड्ढे को बेटा क्या कहा जाता है, प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी आप जब ग्लेशियर देखेंगे, किसी भी टाइप सॉरी किसी भी प्रकार का आप वाटरफॉल देखें तो उस वाटरफॉल के नीचे एक गड्ढा जरूर मिलेगा। उसी गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है, प्लंज पूल के नाम से जाना जाता है। और जलप्रपात क्या, यहां पर लगे जलप्रपात को भी समझ लेंगे। जलप्रपात का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर एक हार्ड रॉक, ऊपर की कठोर चट्टान के नीचे कुछ मुलायम चट्टान होती है। तो जिन चट्टानों के ऊपरी भाग कठोर और नीचे के भाग मुलायम होते हैं, उनके ऊपर से जब पानी की धारा बहती है, तो ये पानी की धारा जब यहाँ से बहती है तो ये इस तरीके से पानी पहले गिर रहा होगा। ये तो बना बनाया स्ट्रक्चर, जब स्टार्टिंग फेस होगा तो पानी इस तरीके से आ रहा होगा।
तो यहां से बहकर पानी, पहले पानी सीधा आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका यहां तक रहा होगा, ये चट्टान आपकी यहां पर रही होगी, तो जो पानी की धारा रही होगी वो यहां से बहकर आ रही होगी। तो जब यहां से बहेगी तो इसको कटाव करेगी, तो कटाव करते करते ये पानी आपका अंदर तक चला जाता है, तो ये सॉफ्ट चट्टान को अंदर की तरफ काटता चला जाता है। जैसे ये आगे की ओर काटता जाएगा तो इस चट्टान का श्रृंग आगे की ओर निकल जाएगा। तो ये इतनी चट्टान, पहले ये हो सकता है यहां पर रहा हो, तो इतनी चट्टान को काटकर अंदर चला गया। जब ये श्रृंग आगे की ओर आता है, अब इस श्रृंग के ऊपर पानी जाएगा, लेकिन ये श्रृंग किसी ना किसी टाइम टूट सकता है। तो जब ये श्रृंग टूट जाएगा तो फिर भी कुछ श्रृंग निकला हुआ बचेगा। तो ये जो श्रृंग बचा हुआ ये तो टूटकर अलग हो गया। इस श्रृंग के ऊपर से जब पानी गिरेगा, यहां से जब ये पानी नीचे गिरेगा और जिस जगह पर पानी गिरेगा उसको प्लंज पूल कहेंगे। तो यानी कि जलप्रपात भी एक क्या है, स्थलाकृति में आता है। तो जलप्रपात का मतलब केवल पानी के झरने से नहीं होता है, जलप्रपात का संबंध एक स्थलाकृति से होता है, यानी कि एक चट्टानी स्ट्रक्चर से होता है, या कठोर चट्टान वाली संरचना से होती है, जिसके नीचे कठोर मुलायम चट्टाना होती हैं। तो इसके ऊपर से जो पानी गिरता है उसको हम जलप्रपात के नाम से, अगर यहां से पानी गिरना बंद भी हो जाए तो उसको हम जलप्रपात ही बोलेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे हुक दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका भ्रंग करके दिया हुआ, इसको हिंदी गलत लिखी हुई इंग्लिश इसकी, ठीक है ना। उत्पाटन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह प्लकिंग लिख लेना, प्लकिंग। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये प्लकिंग। और बॉल्सन दिया हुआ है, इसको बालसन भी लिखते हैं, ठीक है ना, बॉल्सन या बालसन, केवल बालसन। अब ये कुछ जो स्ट्रक्चर है ये किससे बने हुए हैं, तो उनको हमें पहचानना होता है। जैसे अगर हम इसकी उत्पाटन की बात करेंगे तो ये हिमानी प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा होता है, तो उत्पाटन की जो प्रक्रिया है, जब ग्लेशियर टूटकर नीचे की ओर गिरते हैं उस स्ट्रक्चर को प्लकिंग के नाम से, यानी कि उत्पाटन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो तटीय अपरदनात्मक स्थलाकृति, अंतर पर्वतीय बेसिन, तटीय परिवहन निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है ना। इसमें प्लकिंग के बारे में सही तरीके से दिया नहीं है। बालसन की बात करेंगे तो ये बालसन जो है ये क्षेत्र भी आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है। ये थोड़ा अटाप सा क्वेश्चन है, तो ये कहां मिलेगा आपको अर्ध शुष्क, तो अंतरा पर्वतीय बेसिन, नदी परिवर्तन द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, हाइड्रोलिक एक्शन। हुक की ये सब गड़बड़ सा दिया जा रहा है। हुक आपका समुद्री स्थलाकृति है, समुद्री स्थलाकृति हुक से पकड़ के देखते हैं तो हुक क्या होता है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनता है। तो जब समुद्र का, जैसे मान लो कि ये आपका कोई स्थल तट है, तो इस स्थल तट के अंदर अगर इस तरीके का डिस्पोजिशन होता है ऐसे करके, तो अगर इस तरीके का डिपोजिशन या ऐसे करके वो ऐसे मुड़ जा रहा है, तो इस तरीके के अगर पानी के अंदर डिपोजिशंस मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, हुक कहलाते हैं। तो तटी, तो ये निक्षेप से बनेगा। पहली चीज ये क्या है, निक्षेप से बना हुआ है। तो पहली तो इसका अपर्दन दिया तो ये आंसर नहीं आएगा। पर्वतीय बेसिन ये होता नहीं है। हाइड्रोलिक एक्शन, तटीय परिवहनीय निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, ये आंसर हो सकता है। कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो ये आपका ए का 3 लगा के देख लेते हैं। तो जैसे ही आपके ए ऑप्शन पर 3 लगाओगे आप आंसर, तो इसमें देख लेते हैं ए का 3 कहां दिया हुआ है, ए का 4, ए का 3, ए का 3 और ए का 3। तो ये दो आंसर हमारे रिमूव हो जाएंगे, बचेगा बी, सॉरी सेकेंड और थर्ड सही आंसर। तो अब दूसरा देखते हैं, प्लकिंग को अगर हम देखेंगे तो प्लकिंग को अगर देखा जाए तो ये एक जो उत्पाटन है ये आपकी, मतलब ये एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति में आएगा। तो ये एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है। तो इसका क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको हाइड्रोलिक एक्शन, यानी कि ये हिमानी प्रक्रम से जुड़ा होता है। वैसे ये हिमानी प्रक्रम का पार्ट होता है, लेकिन हाइड्रोलिक एक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सी का 4 कर सकते हैं। तो सी का 4 आपका यहां दिया हुआ है, सी का 4 यहां दिया हुआ है, तो ये आंसर तो क्रॉस कर सकते थे, तो ए आंसर निकल आएगा। तो ए का 3, बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 यानी कि जो श्रृंग होते हैं ये आपके इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे करके ये श्रृंग टाइप के इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये आपका कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म का पार्ट है। और फिर बालसन बचेगा, तो बालसन का डी का आ जाएगा 2, तो ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है।
तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनता है, ठीक है ना। इसका निर्माण एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, तो आप सी आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हैं। ये सबके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर श्रृंग के बारे में एक तटीय स्थलाकृति जिसका निर्माण सागरी लहरों के अपरदनात्मक कार्यों से होता है। इसका ढाल खड़ा एवं तीव्र होता है, ऊपरी भाग समुद्र की ओर निकला हुआ रहता है। उत्पाटन, ये देखो ये दिया हुआ ना, हिमनद अपर्दन द्वारा प्राथमिक प्रक्रिया जिसमें हिमनद अपनी गति करते हैं और आधारशिला में बड़े चट्टानों के टुकड़ों को खींचता है। बॉल्सन एक सपाट वाली अर्ध शुष्क, देखो शुष्क रेगिस्तानी दिया या अर्ध शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं, तो वो थोड़े ऑप्शन गड़बड़ थे लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया था आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है। ये देखो बाल्सम क्या होता है, ये कुछ सेमी एरिड रीजन्स में बनता है। तो ये जो आपका कोई एरिड रीजन है वहां पर जब लोएस का निक्षेप होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोएस के निक्षेप के बाद जो आपको पर्वतीय ढाल मिलता है एक तरीके का, उसी को बाल्सन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इस साइड जो एक लेक मिलती है तो इसी को पलाया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पलाया लेक भी आपको सूत्र में मिलेगी। बजाडा, पेडीमोंट, ये सब आपको कहां पर मिलेंगे, अर्ध शुष्क क्षेत्र की स्थलाकृतियां होती। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध शुष्क क्षेत्र की स्थलाकृतियां कौन सी होती, तो अर्ध शुष्क का मतलब होता है कि यहाँ पर जली प्रक्रम भी काम कर रहा है और साथ में ये क्या है, एक शुष्क क्षेत्र में है। तो जब शुष्क क्षेत्र के अंदर जली प्रक्रम से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो उसको सेमी एरिड लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो मेन प्रोसेस इज फ्लूवियल, तो इनकी जो फ्लूवियल यानी कि जली प्रक्रम से होता है। अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी 40% ऑफ द लैंड एरिड एंड सेमी एरिड, रेनफॉल आपका 40 to 80% होता है। इसमें अगर आप समझोगे कि ये बनता कैसे, ये जैसे ये मान लो कि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर जो भी चट्टाने हैं, तो जब वो चट्टाने टूटना स्टार्ट होती हैं, टूटने के बाद वो एक पानी के साथ बहकर एक ढाल का निर्माण करती हैं। तो इस ढाल वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेडीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, पेडीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जो चट्टाने टूटी हो जिस पर्वत के, जैसे यहां से चट्टाने टूटना ही, तो टूटने के बाद ये चट्टान पर्वत के ढाल पर कुछ कंकड़ पत्थरों का निक्षेप कर देगा, तो उसको जो दूसरी स्ट्रक्चर बनता है उसको बजाडा के नाम से जाना जाता है। तो ये बजाडा का स्ट्रक्चर बन गया। और इस तरफ से एक शुष्क क्षेत्र से, एरिड रीजन से कुछ हवाएं चलती हैं जो लोएस की मिट्टी का यहाँ पर निक्षेप करती है। तो यहाँ पर लोएस के मैदान बन गए और यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र था। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, तो इस बीच के क्षेत्र के पहले स्ट्रक्चर को इधर से जाएंगे तो ये पलाया मिलेगा और इधर से जा देंगे बढ़ाया। बजाडा और पलाया के, सॉरी, बॉल्सन और बजाडा के बीच में जो लेक मिलेगी उसको पलाया के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ निक्षेप होते हैं उसके कैल्शियम वगैरह के, उसको चोट यानी कि नॉक चोट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेडीमेंट। तो पेडीमेंट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र की अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो यहाँ पर देखो कई पॉइंट लिखे हो पेडीमेंट, तो स्पेलिंग में माइनर माइनर सा डिफरेंस आएगा। तो पेडीमेंट क्या है, इरोजनल सरफेसेस बाय फ्लूवियल प्रोसेस। फिर आता है पेडीमोंट, तो मेंट के बाद क्या आएगा, मोंट। स्पेलिंग में अंतर याद रखना। मोंट क्या है, पेडीमेंट प्लस बजाडा, यानी कि इन दोनों को मिला दें। तो अगर हम पेडीमेंट और बजाडा को मिलाकर पूछें तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पेडीमोंट कहलाएगा। तो पेडीमेंट और बजाडा को मिला दिया जाए तो पेडीमोंट कहलाता है। और एक आता है पेडमोंट, देखो स्पेलिंग में आई एक्स्ट्रा आ गया, पेडमोंट। तो ये फुटिल ऑफ द माउंटेन, तो किसी भी माउंटेन के फुटिल रीजन को पिडमोंट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन चीजें याद रखना, पेडीमेंट, पॉडमेंट और पेडीमेंट। तो वैली ऑफ कैलिफोर्निया, तो ये सब आप समझ चुके हैं। तो ये मेन तीन स्ट्रक्चर आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही मिलान नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पूरी तरीके से सही मैच नहीं है। तो यहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी दी हुई है, ठीक है, ये अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है। कास्ट लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म है और एओलियल यानी कि वायु अपर्दन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति है। तो अगर हम कास्ट टोपोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर लूप्ड बार के बारे में लिखा हुआ। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, लूप बार। दूसरा, जली प्रक्रम में देखेंगे तो नेचुरल लीव्स आते हैं। नेचुरल लीव्स क्या होते हैं, जैसे कोई नदी है तो नदी के किनारों में जब नदी में पानी प्रवाहित होगा, जैसे मान लो कि ये नदी का एक वाटर लेवल हमने पढ़ लिया, तो जब नदी का जल स्तर बढ़ता है यानी कि फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नदी के दोनों किनारों पर इस तरीके से मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो दोनों किनारों पर इस तरीके से मिट्टी का जमाव जब होगा तो इसी जमाव हुई मिट्टी को
यही जो मिट्टी यहाँ पर जम रही है तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को आपका लेवीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि तटबंध के नाम से जाना जाता है, तो प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होता है नूना तट। नूना तट एक तरीके से मतलब एक माउंटेन टाइप का ही होता है, इसको हिमानी द्वीप कह दिया जाता है। तो ये हिमानी क्षेत्रों में ग्लेशियर के ऊपर, यानी कि यहाँ तक आपका ग्लेशियर से कवर रहेगा, ऊपर का हिस्सा केवल दिखाई देता है। तो जब पहाड़ पूरे का पूरा ग्लेशियर से ढक जाते हैं, ऊपर का कुछ हिस्सा अपर्दन से दिखाई देता है, तो उसको नूना तट की संज्ञा दी जाती है। और जो लहर के निशान है, जैसे कोई डेजर्ट होता है तो उस डेजर्ट के अंदर ऐसे रिपल्स आपको दिखाई देंगे, तो ये वायु अपर्दन के द्वारा शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो नूना तक हिमानी ग्लेशियर से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो लूप बार वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लूप बार होते हैं ये आपका समुद्री अपर्दन से संबंधित है, यानी कि समुद्र में बनने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, कास्ट टोपोग्राफी नहीं है। तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। डिस्क्रिप्शन देखें तो लूप बार यह एक प्रकार का रेत का टीला होता है जो प्रायः किसी द्वीप या जलमग्न स्थल के चारों ओर लूप या वलय के आकार का बना होता है। यह सागरी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, तो कैसी स्थलाकृति है ये, सागर की। जैसे मान लो ये कोई द्वीप है, टापू है मिट्टी का, उसके चारों ओर अगर इस तरीके के निक्षेप जमा होने लगे तो उसको क्या बोल देते हैं, लूप बार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बार होते हैं, बार क्या होता है देखो समझो, जब हम बार की बात करते हैं इसको हिंदी में कहते हैं रोदिका। तो रोदिकाओं में तीन तरीके की रोदिकाएं आपकी बनती हैं, ये समुद्र विज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक बनती है अपतटीय रोदिका और एक बनता है आपका लूप बार, और एक आपका और आता है कनेक्टिंग बार्स, ऑफशोर बार। ठीक है, कनेक्टिंग यानी कि अपतटीय या तटीय रोदिका भी बोलते हैं, अपतटीय या तटीय रोदिका। तो ये तीन तरीके का होता है, अंग्रेजी में इसको ऑफशोर बोलते हैं। ठीक है, एक कनेक्टिंग बार होता है, ऑफशोर बार, कनेक्टिंग बार और लूप बार, तीन तरीके के लूप होते हैं। तो जब, ऐसे सिंपल समझ लो कि जब किसी समुद्री तट पर अवसादों का निक्षेप तट के साथ अगर बना हुआ है, जैसे ये कोई तट है और तट के साथ ही अगर यहाँ पर निक्षेप जमा हो जाए, तो तट के साथ अगर निक्षेप जमा हो जाए तो उसको कनेक्टिंग बार के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, आपका कनेक्टिंग बार का पार्ट होता है। और अगर ये तट आपके इस तरीके से है और यहाँ पर निक्षेप आपका इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर निक्षेप हुआ है, ये बीच में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे बार को ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफशोर। और अगर किसी द्वीप के चारों ओर जा रहा है तो उसको लूप बार के नाम से जाना जाता है। नेचुरल लीव्स में आपको बता चुका था, नूनाटक एक तरीके से उसको आइलैंड की संज्ञा दी जाती है, और लहर के निशान आप नॉर्मली जानते, लेकिन लूप के बारे में अच्छे से याद रखना। कास्ट अपर्दन के चक्र की वृद्धावस्था में कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो पहले तो ये याद रखें कि जो कास्ट होता है, ये कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। कास्ट टोपोग्राफी ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहां पर ज्यादातर चूना पत्थर की चट्टानें या जिप्सम टाइप की चट्टानें मिलती हैं, यानी कि घुलनशील प्रकार की चट्टानें अगर मिलती हैं, तो घुलनशील प्रकृति की अगर चट्टानें मिलती हैं तो उन क्षेत्रों में जो होता है वो कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण होता है। और इस कास्ट टोपोग्राफी के निर्माण में जो भूमिका होती है वो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं यहाँ पर, तो भूमिगत जल के द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियां जो अपर्दनात्मक बनेंगी और कुछ स्थलाकृतियां हैं जो निक्षेपणात्मक बनेंगी। तो दो प्रकार की अपर्दन और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा, विच लैंडफॉर्म फॉर्म द ओल्ड स्टेज ऑफ द कास्ट साइकिल, तो यहाँ पर पोलजे, कास्ट विंडो, हम्स या टेरारोसा, तो लास्ट में जो बनते हैं वो टेरारोसा कह सकते हैं। तो लास्ट में जो बनता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, हम्स का निर्माण सबसे लास्ट में होता है। ठीक है ना, आगे जाके ये मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पुराना होता हम्स, फिर पोलजे, कास्ट विंडो, टेरारोसा, ये होते क्या है आगे जाकर अपन सारा समझेंगे। जैसे इस स्लाइड के अंदर ही समझ लो, तो जब भी इस स्लाइड में आप समझेंगे कि जब भी हिमानी प्रक्रम से ये बनता है तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है
और कुछ पानी इन हॉलों से, यहाँ से क्या होता है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है और अंदर ही अंदर जाकर चट्टानों को घुलनशील करके अंदर एक खोखला टाइप की गुफा बना देता है। तो इसको कास्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? तो ऐसी घाटी को कास्ट वैली के नाम से। तो कुछ जमीन के अंदर इस तरह कृतियां बनती हैं, कुछ जमीन के बाहर बनती हैं। जैसे बाहर जो बनती हैं तो उसमें एक तो होते हैं आपके लैपिस, यानी कि इस तरीके के, या इस तरीके का, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, घुलनशील प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो उसको कई बार सिंक हॉल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिंक हॉल के नाम से जाना जाता है, यानी कि छोटी छोटी इस तरह करते हैं यहाँ पर अपर्दन का कार्य करके सिंक हॉल का निर्माण कर देते हैं। और ये सिंक हॉल जब ये टूटकर काफी गहरे होते हैं तो बीच में इस तरीके का दांत निकल आता है। तो ये दांत टाइप की जो इस तरह करती है उसको लैपिस के नाम से जाना जाता है। जब ये बीच का दांत टूटकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसी सिंक हॉल को स्वेलो हॉल के नाम से, तो सिंक हॉल छोटा होता है, सिंक हॉल ही बड़ा होकर क्या एक स्वेलो हॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्वेलो हॉल है इसको तो छोड़ देना, अगर ये स्वेलो हॉल इतना बड़ा हो जाए कि आप मतलब ये आर पार दिखने लग जाए, ये जमीन के आर पार दिखने लग जाए, तो उसको फिर क्या है, मतलब नीचे के आप ऊपर से हॉल में देखें और आपको नीचे की विंडो दिखाई दे, यानी कि नीचे तो विंडो से हम आर पार देख सकते हैं, तो इसलिए इसको कास्ट विंडो कहा जाता है। और इसी तरीके से ये जो स्वेलो हॉल हैं, अगर ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो इनको डोलाइन कहा जाता है, और डोलाइन अगर बड़ा हो गया तो उसको युवाला कहा जाता है। और युवाला जब बड़ा हो जाए, तो युवाला जब बड़ा हो जाए तो वो एक बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। युवाला बड़ा हो जाए तो ये एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो छत है, यहाँ पर ये जो छत था पूरे का पूरा, ये नीचे की ओर गिर जाएगी। जब छत गिरेगी तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पोलजे। और ये जो निक्षेप यहाँ पर हुआ इसको टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। तो टेरा रोसा के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसे कुछ इस तरह करती हैं। तो ये सब क्या है? बाहर बनने वाली इस तरह करती हैं, सारी की सारी इस तरह करती हैं आपकी कैसी है? इरोजनल है। लेकिन घाटी के अंदर कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का निर्माण भी होता है। तो इसमें कुछ निक्षेप ऊपर से, कैल्शियम के निक्षेप जब ऊपर से नीचे की ओर होते हैं तो उनको स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर ये निक्षेप नीचे से ऊपर की ओर हो रहा तो उनको स्टेलेगमाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाते तो उसको पिलर के नाम से जाना जाता है। याद रखने का सिंपल तरीका, टाइट में टी आएगा तो टी आप ऐसे बनाएंगे टी, और ये आपकी टोपोग्राफी बन गई ऊपर से नीचे वाली। माइट में एम आता है तो एम में आप ऐसे बनाएंगे, तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गए नीचे से ऊपर वाले। तो टाइट ऊपर से नीचे बनेगा, माइट हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां होती हैं। घाटी रंध्र, इसको अंग्रेजी में सिंक हॉल लिखा हुआ है, अंग्रेजी जरूर पढ़ लेना। तो इसको लिखा हुआ सिंक हॉल, आर रिलेटेड टू। तो सिंक हॉल आप जानते हैं कि ये किससे बना होता है? तो सिंक हॉल का निर्माण घोल रंध्र बोलते हैं इसको, हिंदी थोड़ी इसकी गलत लिखी हुई है तो इसको आप घोल रंध्र याद रख लेना। तो घोल रंध्र का जो निर्माण होता है, सिंक हॉल का निर्माण, ये क्या होता है? एक भूमिगत जल में। और ये घोल रंध्र जब बड़ा हो जाता है तो ये डोलाइन बन जाता है, और यही डोलाइन जब बड़ा होता है तो ये युवाला बन जाता है। और जब ये युवाला बहुत बड़े हो जाते हैं, कई युवाला मिलकर क्या करते हैं? पोलजे का निर्माण करते हैं। और यही डोलाइन जब नीचे की ओर चला जाता है या सिंक और नीचे की चला जाता है तो उसको विंडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया तो सिंक हॉल है, तो सिंक हॉल से ही आपका क्या बनता है? डोलाइन बनता है। डोलाइन ही आपका युवाला बन जाता है, युवाला बड़ा होकर पोलजे बन जाता है। यानी कि कई सिंक हॉल मिलकर डोलाइन बनाते हैं, कई डोलाइन मिलकर पोलजे बनाते हैं, और कई युवाला बनाते हैं, और कई युवाला मिलकर क्या है? एक पोलजे का निर्माण करेंगे। उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्त जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा निर्मित करते हैं कहलाते हैं डीप ग्लेशियर थ्रॉट द हाई लैटिट्यूड्स विद द सी वाटर फॉर्मिंग अ कोस्टल शोर लाइन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को फ्योर्ड या फिजोर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो कि कोई देश है और ये एक बड़ा पर्वत है, और पर्वत के बगल से ही क्या है? कोई समुद्र जुड़ा हुआ है। पर्वत के बगल में ही क्या है? इस तरीके का समुद्र जुड़ा हुआ है। तो पर्वत के बगल में जब आपको ये समुद्री स्ट्रक्चर मिलेगा, और इससे क्या होता है? जब उत्पाटन होता है, यानी कि जब इससे ग्लेशियर टूटकर नीचे की ओर गिरते हैं, तो जब ये ग्लेशियर टूटकर नीचे की ओर आते हैं तो ये समुद्र के अंदर इस तरीके से निक्षेप बनाते हैं। तो जब ग्लेशियर के माध्यम से चट्टानें टूटती हैं और समुद्र के अंदर इस तरीके का निक्षेप जब ये बनाएंगे, तो यहाँ पर जब ये इसका निक्षेप हो जाएगा, तो इस तरीके का जब डिपोजिशन यहाँ पर बनेगा, और इसके बीच में क्या होगा? एक शैलो वाटर टाइप का रहेगा, तो यहाँ पर वाटर भी रहेगा।
तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोल जे। और ये बंदरगाहों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होते हैं। ऐसे देशों के पास में जो है वो बंदरगाह नहीं बनते हैं, तो ऐसी जगहों पर बंदरगाह बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होते, तो इसको फिजोर्ड के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे वगैरह में जाएंगे तो इस तरीके के फिजोर्ड्स आपको काफी देखने को मिल जाएंगे। सर्क नाम से भी जाना जाता है, तो सर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग कंट्रियों में आपको सर्क के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे सर्क नाम को CWM के नाम से भी जाना जाता है। अरेटे तो अपने आप में स्ट्रक्चर होता है, तो इसको CWM के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे सर्क क्या होता है। देखो सर्क को सिंपल समझ लेना, सर्क का नाम से क्लियर है कि ये सर्कने की बात कर रहा है। सर्क का पहले तो याद रखेंगे, जब भी सर्क आएगा तो सर्क का संबंध किससे है, ये एक हिमानी प्रक्रम से बना हुआ है। और हिमानी प्रक्रम में ये क्या है, एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। और ये कैसा दिखाई देता है, तो ये एक कुर्सी के तरह दिखाई देता है, एक चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जब कोई इस तरीके का, मान लो एक बड़ा पर्वत है, तो इस पर्वत से जब ये ग्लेशियर यानी कि ये वाला ब्लॉक मान लो यहां से ये टूटना स्टार्ट होता है, और ये ब्लॉक टूटकर यहां से बाहर निकल जाता है। तो जब ये इस तरीके का ब्लॉक यहां से टूटकर पूरे का पूरा ये ब्लॉक यहां से टूटेगा और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर रियल था, तो ये हिस्सा टूटकर यहाँ से बाहर आ गया है, तो ये हिस्सा टूटकर बाहर आ गया, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्क बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, सर्क। और अगर इस साइड भी ऐसा एक सर्क बन जाए, तो अगर दो सर्क बन जाए तो ऐसे को फिर अरीटे बोलते हैं। तो ऊपर तो दो सर्क बनेंगे, तो यानी कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका इस तरीके का बनेगा। तो इधर भी सर्क बना, इधर भी सर्क बना, तो ऊपर जो निकली हुई पहाड़ी टाइप की बन जाएगी, तो उसको अरीटे के नाम से जाना जाता। तो कम से कम अरीटे बनने के लिए दो सर्कों का होना बहुत जरूरी है। अगर तीन सर्क या उससे ज्यादा सर्क बनते हैं तो वो एक हॉर्न टाइप का यानी कि एक पिलर टाइप का बन जाएगा। इधर भी सर्क, इधर भी सर्क, सामने भी सर्क और पीछे भी सर्क, तो यानी कि इस तरीके का एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, चारों तरफ से कटाव हो जाएगा। तो ये सब हिमानी प्रक्रम से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमानी द्वारा उत्पन्न, ये कुछ मिसप्रिंट है, उत्पन्न स्थल रूपों को सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह प्रायः प्रत्येक हिमानी पर्वतीय भाग में मिलता है। सर्क की आकृति गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। सर्क प्रायः हिम से भरे रहते, इसी कारण इन्हें हिम, ग्वासर, हिमागर या चर्फ के नाम से जाना जाता है। सर्क को कोरी या कार, तो इसको कोरी के नाम से भी जानते हैं, कार के भी नाम से। कहां पर, जर्मनी में। तो जर्मनी में इसको कोरी भी कहते हैं, इसको कार भी बोलते हैं। CWM वेल्स में, वेल्स यानी कि जो कंट्री है वेल्स में, इसको यूके में वहां पर जाना जाता है। बॉटननेट जो है ये इसको स्कैंडिनेविया में कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में सर्क को अलग अलग नाम से जानते हैं। यहां से ये सर्क टाइप के आपके निर्माण होता है। तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बताया जाने वाला सकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो अ नैरो फिंगर लाइक, यानी कि ये कोई तट है और तट से इस तरीके से अंदर की ओर, अंदर की ओर या किसी भी डिजाइन का हो सकता है। ये इस तरीके का, मान लो ये ऐसा करके निकला हुआ, तो ये इस तरीके का निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है इसको स्पिट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पिट यानी थूक। जैसे हम लंबा थूकते हैं ना, तो थूक आप थूकेंगे तो एक लंबा सा बन जाता है, तो इसको स्पिट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको बेटा, स्पिट कहा जाता है। तो ये थूक टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, स्पिट कहा जाता है। तो ये तटीय क्षेत्रों में अवसादों के निक्षेप से, यानी कि एक प्रकार से ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में आता है। ठीक है ना, इस तरीके का आप देखेंगे, ये स्पिट टाइप का बना हुआ है। सीप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सीप पर वलियक बालुका स्तूप होते हैं। सीप केवल एक भुजा वाले बालुका स्तूप हैं। सीप और बरखान समान बालुका वाले सीप प्रचलित पवनों की दिशा में समकोण पर बनते। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि जो सीप हैं ये ड्यून्स हैं, यानी कि ये एक तरीके के बालू के स्तूप हैं, बालू ड्यून, सैंड ड्यून्स हैं, और ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ये विकसित होंगे तो ये वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित होंगे, यहाँ वायु प्रक्रम के द्वारा बनेंगे, और वायु में ज्यादातर ये निक्षेपणात्मक होते हैं। कौन से होते हैं,
निक्षेपणात्मक होते हैं। निक्षेपना मतलब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर अगर आप इसका निकालेंगे तो सीप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके से वायु इधर से अपर्दन करती जाएगी और ये आपका बैक साइड क्या होता जाएगा, डिपोजिशन टाइप का बनता चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को बालू के स्तूप को क्या है, सीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर पहले देख लें। तो ये केवल एक भुजा वाले, यानी कि इनकी एक साइड में भुजा होती है, सभी साइडों में भुजाएं नहीं होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है कुछ, ये देखोगे यहाँ पर आपको कुछ सीप टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो इनको आप देख सकते हैं कि ये सीप किस तरीके से बनते हैं। तो ये सीप आपको ज्यादातर क्या है, सहारा मरुस्थल में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, सारा के मरुस्थलों में, किसी भी प्रकार के डेजर्ट में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लाया लेक? तो मैं अभी आपको पढ़ा चुका था प्लाया लेक। तो प्लाया लेक का निर्माण किसमें होता है? एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो इसमें से कौन सी लेक है जो प्लाया लेक का उदाहरण है? तो ये लोपनोर लेक जो है, लोपनोर लेक आपको कहाँ मिलेगी? चीन के अंदर मिल जाएगी। तो चीन के अंदर अर्ध शुष्क क्षेत्र आपको मिल जाते हैं। जो आपका लोएस का मैदान है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो लोपनुर झील आपका सही आंसर हो जाएगा। तो लोपनुर पलाया लेक का उदाहरण है। यह चीन की एक महत्वपूर्ण नमक झील है जो अब काफी हद तक सूख चुका है। इसका प्राचीन नाम शैनशैन था। पलाया झील ऐसे झीलों को कहते हैं जो रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में कभी कभी जल जमा हो जाता है, तो कुछ समय के लिए छिछली झीलों में बन जाती है। तो ये मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बता चुका था। तो ये इस तरीके का जब गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसी गड्ढे में पानी भर जाता है, तो इसको प्लाया स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड फुट डेल्टा? तो आप जब भी मैंने बोला था डेल्टा शब्द आएगा, तो डेल्टा आपको याद होना चाहिए कि ये जलीय या नदी प्रक्रम से बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये निक्षेपणात्मक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे बर्ड फुट डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है, एरूडेड डेल्टा है, खंडी डेल्टा है। तो कई प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे डेल्टा का प्रकार पूछा गया कौन सा? बर्ड फुट डेल्टा। तो मिसिसिपी नदी जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। और ये जो नदी है, ये नदी आपका यूएस में प्रवाहित होती है और यूएसए में प्रवाहित होते हुए जब नीचे की ओर जाती है तो इसका जो पूरे का पूरा माउथ है, इसका माउथ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है। तो ये अपना जो माउथ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनाती है और इसी को आपका बर्ड फुट डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये माना जाता है कि इसका जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड फुट डेल्टा मिलता है। ठीक है ना? तो ये कुछ डेल्टा के टाइप मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको एक बार स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूं जो कम से कम 2-3 याद रखना। जैसे चापाकार डेल्टा यानी कि फैन शेप्ड डेल्टा की बात करेंगे तो ये नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। पंजाकार बर्ड फुट डेल्टा इस तरीके का डेल्टा बनेगा, यहाँ पर आप नदी का देखेंगे तो ये मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। वी शेप जो डेल्टा होता है इसको एस्चुरी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के डेल्टा को क्या बोलते हैं? एस्चुरी। और ये एस्चुरी डेल्टा क्या है? नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा एस्चुरियन डेल्टा बोलते हैं। कुछ रुंडेटेड डेल्टा होते हैं, ये कई प्रकार के खंडित डेल्टा आपको मिल जाते हैं। मेन आपको यहां से क्वेश्चन याद रखना, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा और ज्वारनद डेल्टा। तो ज्वारनद डेल्टा बनाने वाली सबसे प्रमुख नदी हमें कौन सी मिलती है? नर्मदा नदी। और मिसिसिपी सबसे बड़ा बर्ड फुट डेल्टा बनाएगी। ट्राई काउंटर संबंधित है। तो ट्राई काउंटर का जो निर्माण होता है ये आपका एरिड रीजन के अंदर होगा। तो इसका सी आंसर कर लेना, शुष्क स्थलाकृति क्षेत्रों में बनते हैं। तो ट्राई काउंटर शुष्क स्थलाकृतियों से संबंधित है। ट्राउ काउंटर पथली मृस्थलों में सतह पर पेड़ पड़े चट्टानों के पवन अपर्दन द्वारा खरोंचे पड़ जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर बहती तो चट्टानों की आकृति चतुष्फलक के जैसी हो जाती है। इस फलक भूपृष्ठ पर होता है, बाकी के 3 बाहर की ओर होते हैं। जैसे ड्राई काउंटर, मतलब एक चतुष्फलक का टाइप बना देगा, उसको ड्राई काउंटर के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लैंडफॉर्म? तो यानी कि कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि किसका कौन एक प्रकार का लैंडफॉर्म नहीं है। हिमानी स्थलाकृति का मतलब विच ऑफ द, ये पूरा हिंदी में लिखा नहीं है, विच इज फ्लोइंग नॉट लैंडफॉर्म ऑफ, तभी तो मैं कहूं क्वेश्चन, नॉट ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो ये ग्लेशियल यानी कि हिमानी प्रक्रम से बना हुआ कौन सा स्ट्रक्चर हिमानी प्रक्रम में नहीं आता? जैसे
कैमे है, ये भी हिमानी प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। रोशमुटान है, जिसको भेड़शिला के नाम से जाना जाता है, ऐसे करके भेड़शिला बनती है। अरीटे ये भी है। नूनाटक, अरीटे नूनाटक, ये तो सारे ही इसमें आने चाहिए, तो गड़बड़ कहां पर है। हिमानी का, अच्छा अपर्दनाथ में पूछा, ये सारे हैं तो हिमानी प्रक्रम, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया अपर्दनात्मक। तो इसमें देखेंगे कि जो नूनाटक है ये भी आपका अपर्दन में आता है, अरीटे भी आपका अपर्दन होता है, तो ये भी आपका क्या है, एक अपर्दन का पार्ट है। भेड़शिला भी आपका अपर्दन का पार्ट है। जो केमे होता है ये छोटे छोटे टीले टाइप के होते हैं, तो जब वो हिमानी प्रक्रम का जब निक्षेप मैदानी क्षेत्र टाइप का प्लेन क्षेत्र में होता है तो उसमें छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, उनको केमे कहा जाता है। तो ये निक्षेप से बनता है, निक्षेप। तो क्या पूछा गया, हिमानी का अपर्दनात्मक भूरूप नहीं है, तो कैमे नहीं है, क्योंकि कैमे आपका क्या है, एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का पार्ट है। ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं यहाँ पर, जैसे यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, अरीटे, सर्क, टार्न, हॉर्न, फ्योर्ड, कैटल, ये सब इरोजनल हैं। मोराइंस, ड्रमलिन, एस्कर, कैमे, नूनाटक। नूनाटक एक अपवाद यहाँ पर लिखा हुआ, इसको हटा देना, इसको नूनाटक को इधर ही लिख लेना, नूनाटक अपर्दन में लिख लेंगे। बाकी कैमे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये आपका निक्षेप से बना होता है। विच इओलियल लैंडफॉर्म्स वर नेम्स कुक्स कॉम्ब बाई हॉर्न्स, तो निम्नलिखित में से किस पवन स्थलाकृति को कुक्स कॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो कुक्स कॉम्ब के नाम से जाना जाता है, तो ये पहले देखेंगे इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग हो गया, मशरूम रॉक हो गया, जूजेन हो गया, तो ये सब आपकी क्या है, वायु के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक, तो ये ज्यादातर क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति, जिसमें से यार डांग को होम्स ने क्या नाम दिया था। यार डांग जो होता है ये आपको किसी स्थल पर इस तरीके की चट्टान नॉर्मली दिखाई देती है, तो इस तरीके का चट्टान का स्ट्रक्चर बन जाता, थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ, तो ऐसे करके झुका हुआ स्ट्रक्चर बनता, उसको क्या बोलते हैं, यार डांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है, ये जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये हर स्ट्रक्चर आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा झुका हुआ है, ऐसे करके झुके हुए, तो ये यार डांग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ही कुक्स बॉक्स के नाम से नाम दिया था किसने, ए हॉल्म्स के द्वारा इसको कुक्स बॉक्स का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, दांतेदार लकीरें, सिरेटेड कटक यानी कि अरीटे, यहां पर अंग्रेजी में देख लिया करो, अरीटे दिया हुआ है। ऑल लैंड फॉर्म्स, तो अरीटे आप जानते हैं कि ये हिमानी प्रक्रम से बना होता है, एक दांत टाइप की स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हिमानी प्रक्रम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें दांत टाइप के आपको दिखाई देते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो ये दांत टाइप का क्या है, अरीटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, और ये कम से कम इसको बनने के लिए 2 सर्क होना चाहिए, अरीटे बनने के लिए कम से कम क्या होने चाहिए, 2 सर्क होने बहुत जरूरी है। तो 2 सर्क होंगे तो ये बनेगा, और अगर 2 सर्क होंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर से भी सर्क लगेगा, इधर भी सर्क होगा। और अगर ये सर्क अगर 3 सर्क बनते हैं, 3 सर्क या उससे ज्यादा सर्क बनते हैं, तो उसको हॉर्न के नाम से जाना जाता है। हॉर्न इस तरीके का खड़ा स्ट्रक्चर होगा जो चारों तरफ से अपर्दित होता है, तो ये एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हॉर्न बोलते हैं। तो इसका हॉर्न का एक एग्जांपल मिल जाता है, स्विट्जरलैंड का मैटर हॉर्न विश्व का सबसे प्रसिद्ध अरीटे है। तो अरीटे और हॉर्न मतलब होता एक जैसा है, अगर एक तरफ से और काट दोगे तो वो हॉर्न बन जाता है, तो हॉर्न अरीटे लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म्स इज नॉट विंड फॉर्म्स, तो वायु अपर्दन के द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। तो जैसे ज्यूजेन है, इंसलबर्ग है, ये दोनों वायु के अपर्दन से बने हुए हैं। ठीक है, ज्यूजेन आपका एक बॉटल टाइप का या दवात टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या एक बॉटल के ऊपर जैसे हम ढक्कन लगा देते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अरीटे अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये हिमानी प्रक्रम से संबंधित है, और यारडंग आपका वायु से संबंधित है, अभी हम पढ़ चुके थे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड आ जाएगा। तो थर्ड क्या है, एक हिमानी प्रक्रम से बनी हुई स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये मैंने वायु अपर्दन लिख दिया, जैसे ब्लो आउट,
यारडांग, जूजेन, इंसलबर्ग, डोमेंसिल्स, मशरूम रॉक, ये सब अपरदनात्मक हैं। सैंडल ड्यून, बरखान, बेडलैंड बजाडा, ये जो बेडलैंड बजाडा वगैरह यहां से देखेंगे, ये आपके अर्ध शुष्क के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? अर्ध शुष्क स्थलाकृति के पार्ट हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म, तो यही तरीका है क्वेश्चन पूछने का, या तो आपको स्थलाकृति पहचानने को देगा या फिर आपको ये पहचानने को देगा कि ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है या फिर निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। जल्दी इसका आंसर दें, क्या होगा फटाफट आंसर। तो इसमें क्या होगा, पहला दिया वाटरफॉल, तो ये वाटरफॉल आपका अपरदन से बनता है। ड्रमलिन, लोएस, लोएस आपका निक्षेप से बनता है। डेल्टा भी निक्षेप से बनता है और ड्रमलिन भी आपके निक्षेप से बनते हैं। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा अपरदनात्मक है? तो जलप्रपात आपका क्या है, एक अपरदनात्मक है। जूजेन क्या है? तो जूजेन अभी मैं बता चुका था, तो जूजेन एक इंक पॉट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जूजेन क्या है, एक इंक पॉट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो इस इंक पॉट टाइप के स्ट्रक्चर का निर्माण वायु अपरदन के द्वारा होगा और एक अपरदनात्मक। तो ये पहली चीज तो याद रखेंगे कि वायु द्वारा बनी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो वायु अपर्दन के द्वारा बनी हुई या यानी कि वायु प्रक्रम के द्वारा बनी हुई एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो ये कब बनेगा, जब जैसे कोई चट्टान है, तो इस चट्टान के बगल से अगर कुछ मुलायम चट्टाने हैं तो वो मुलायम चट्टानों का कटाव होगा और ये इस तरीके से कटाव होकर आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, रॉक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कई बार जूजेन के नाम से जानते हैं। तो मुलायम तथा कठोर चट्टानों के क्षैतिज परतों के बीच में पवन अपघर्षण के द्वारा, मुलायम तथा कठोर चट्टानों के ऊर्ध्वाधर, देखो ऊर्ध्वाधर तो नहीं होगा इसमें, जब भी होगा क्षैतिज होगा। मुलायम तथा क्षैतिज चट्टानों के बीच पवन सन्निकर्षण तो होगा नहीं, मुलायम तथा कठोर चट्टानों के परतों के बीच में पवन के सन्निकर्षण के द्वारा, तो ऊर्ध्वाधर तो आएगा नहीं। तो इसमें जो आएगा वो क्षैतिज आएगा। अपघर्षण का मतलब क्या होगा, एब्रेशन, यानी कि जो कण एक दूसरे कण से जाकर टकराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्रेशन। और सन्निकर्षण होता है जब एट्रिशन यानी कि कण आपस में टकराकर टूट जाते हैं। तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आंसर सही क्या लगा लेंगे, ए आंसर लगा लेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरीके का एक आपको स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोल देते हैं दवाई इंक यानी कि इंक पॉट टाइप का स्ट्रक्चर। कौन सम्मिलित नहीं है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सी स्थलाकृति मैच नहीं है। तो जैसे अगर हम देखेंगे जलोढ़ पंख, तो इसको जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एलुवियल फैन है जो है, ये रिवर के द्वारा बनते हैं। रिवर में ये हिमानी प्रक्रम ज्यादा काम करता है, इसमें याद ही रखना। बाकी अभी ऑप्शन देखेंगे तो अगर इससे ऑप्शन सही नहीं मिला तो ये हटा देंगे। मोराइंस जो होता है ये ग्लेशियर से बनता है, ये भी सही है। जो ब्लो आउट, तो इसको वातगर्क को कई बार ब्लो आउट बोल देते हैं हिंदी में, तो ब्लो आउट जो है ये विंड से बनता है, ये भी सही है। एस्कर की अगर हम बात करेंगे तो एस्कर आपका हिमानी प्रक्रम से बनता है, तो ये हिमानी प्रक्रम से बनता है। तो ये आपके दो आंसर तो नहीं होंगे, ये तो सही है। अब आंसर जलोढ़ पंख आएगा या फिर एस्कर आएगा। तो जलोढ़ पंख फ्लूवियल प्रोसेस से बनेगा नदी की, लेकिन ये हिमानी जलीय हिमानी प्रक्रम से बनता है। तो यानी कि ये जली दिया हुआ, तो ये सही हो सकता है। डी आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि एस्कर जो बनते हैं, एस्कर अरीटे वगैरह, ये आपके क्या हैं, वायु अपर्दन से संबंधित नहीं है। गोखुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील क्या होती है, जब नदी अपने इस म्यांडर मार्ग में चलती है। तो म्यांडर मार्ग में चलने के बाद जब नदी अपने म्यांडर को सीधा कर लेती है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है म्यांडर का, उसी को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। और ये गोखुर झील स्टार्टिंग में नहीं बनेगी, ये आपकी मैच्योर स्टेट में बनेगी। तो ये बीच में जब नदी पहुंचती, क्योंकि युवा अवस्था तो आपको कहाँ मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। ये जब भी ऑक्सबो लेक बनेगी ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर ही बनेगी। और एक कन्वर लेक मिलेगी आपको, कन्वर लेक, कन्वर झील कहाँ मिलेगी, ये आपको बिहार के अंदर मिलेगी। तो बिहार की जो कन्वर झील है ये गोखुर झील यानी कि एक ऑक्सबो झील का ही उदाहरण है। तो ये इस तरीके से देखेंगे, तो जब ये म्यांडर में चलती है और जब ये म्यांडर यहाँ से सीधा हो जाता है और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसी को ऑक्सबो या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपर्दन से बनती हैं,
तो आपको यहाँ पर जो स्थलाकृतियां फाइंड आउट करनी है वो सारी की सारी पवन अपर्दन की फाइंड आउट करनी है। जैसे एस्कर, यारडांग, प्लाया। तो एस्कर अगर हम देखेंगे तो एस्कर हिमानी से बनता है और यारडांग वगैरह ये वायु से बनते हैं, प्लाया अर्धशुष्क क्षेत्र में बनता है। तो ये तो एक मैच ही नहीं कर रहा। जैसे लोएस है, ये आपका क्या पूछा है, स्थलाकृति अपर्दन से बनती है। लोएस जो होता है ये निक्षेप से बनता है। सैंड ड्यून्स, प्लाया, ये अर्थ थोड़ा हो सकता है। भूस्तंभ, छत्रकशिला, यारडांग, अर्थ पिलर, मशरूम, यारडांग, ये सब वायु अपर्दन से बने हुए हैं। बरकान, अर्थ पिलर या टम्बालो, तो ये टम्बालू तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये आपका, तो ये इसमें बी सी आंसर मुझे ज्यादा सही लग रहा है। तो अर्थ पिलर, मशरूम रॉक, यारडांग, तो ये सब आपके क्या हैं, वायु अपर्दन से बने हुए हैं। तो सी वाला पेयर बिल्कुल सही है। नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे आप देखेंगे कि जो मैंने आपको बर्डफुट डेल्टा पढ़ाया था, ये मिसिसिपी का डेल्टा था। तो मिसिसिपी का जो डेल्टा है ये आपका बर्डफुट डेल्टा का उदाहरण है। आर्कुरा डेल्टा में तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, सॉरी इसमें नहीं, चापा का डेल्टा में। एस्चुरियन डेल्टा का जो उदाहरण है वो नर्मदा मिलता है। और रुंडी डेल्टा की है तो इसमें आपको आंसर नहीं लगाना, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो नील नदी। तो जो अर्कुरेट डेटा होता है वो बी आंसर आएगा। तो नील नदी का सबसे बड़ा अर्कुरेट डेटा मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो चापाकार को फैन शिफ्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना, आर्कुएट भी बोल देते हैं। ये नील नदी का डेल्टा है। पंजाकार बर्डफुट मिसिसिपी का, चापाकार नर्मदा, सॉरी एस्चुरी वाला जो डेल्टा है ये आपका नर्मदा नदी का। और इसमें तो एग्जांपल याद नहीं रखने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्लेशियर डिपॉजिट यूजफुल फॉर रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो किस प्रकार का हिमानी निक्षेप रेलवे रोड बनाने के लिए सहायक हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको याद होगा एक रीढ़ की हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया था जिसको एस्कर के नाम से जाना जाता है। तो एक रीढ़ की हड्डी टाइप का ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एस्कर। तो ये एक प्राकृतिक तौर पर जब आप रेलवे पुल वगैरह या रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर जब हम गिट्टी वगैरह डालते हैं तो वो एक नेचुरल टाइप का डिपोजिशन आपका मिलता है जिसको एस्कर के नाम से पढ़ा जाता है। कैमे जो होता है ये छोटे छोटे टीले टाइप के होते हैं। कैटल जो होता है ये झील टाइप की होती है तो इसको कैटल झील के नाम से भी पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एब्रेशन कॉजेज बाय विंड कैरिड सैंड इज कॉल्ड। वायु द्वारा वाहित रेत घर्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो इसमें क्रोजन, एब्रेशन, डिफ्लेशन या एट्रीशन। डिफ्लेशन तो आएगा नहीं, इन तीनों में आंसर हो सकता है। देखो जरा, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई कण बड़ा है, कोई मॉलिक्यूल या कोई चट्टान है, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, कोई चट्टान बड़ी चट्टान है और अगर वो घुलनशील प्रक्रिया के द्वारा घिसकर छोटी हो जाती है तो उसको कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब कोई कण आपस में टकराकर, चाहे वो नदी में हो या वायु में हो, तो ये आपसी में टकराते हैं तो उसको एट्रीशन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी जरूर याद रखना। और जब कोई कण नदी या वायु में किसी दूसरी चट्टान से जाकर टकराते तो उसको एब्रेशन कहा जाता है। तो एब्रेशन मतलब किसी के साथ लड़ना, वो क्या कहलाएगा, एब्रेशन। और आपस में आप लड़ बैठे तो वो क्या कहलाएगा, एट्रीशन। तो यहां पर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, द एब्रेशन कॉजेज बाय विंड कैरिड सैंड इज कॉल्ड। तो जब एब्रेशन होगा यानी कि क्रिया में जब चट्टानें टकराएंगी तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको एब्रेशन ही आएगा, अपघर्षण ही आएगा। तो ये बी आंसर। वैसे इसमें अंग्रेजी ट्रांसलेट करने से ये एब्रेशन शब्द आ गया, नहीं तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो ये एब्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रोसेस कहलाएगी एब्रेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लेशियल एक्टिविटीज। तो कौन सा हिमानी प्रक्रम से संबंधित नहीं है। टार्न लेक ये आपका हिमानी से संबंधित है। पीटरनास्टर लेक भी आपका हिमानी से संबंधित है। फ्योर्ड्स भी आपका हिमानी से संबंधित है। लेकिन पलाया की बात करेंगे तो ये आपका शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है तो ये पलाया आपका आंसर आ जाएगा। तो पलाया लेक आपका यहां पर आंसर आ जाएगा डी। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द लैंडफॉर्म बाय द फ्लूवियल प्रोसेस। तो जब भी जली प्रक्रम काम करता तो उसमें इसका एक सीक्वेंस जो है सही, रियल सीक्वेंस होगा, वो क्या कहलाएगा।
तो जलप्रपात, नदी विसर्प, मियांडर या वाटरफॉल, या देखो देखो एक चीज समझो पहले से, देखो सबसे पहले नदी मियांडर बनाएगी, जलप्रपात बनाएगी या रिवर ट्रेसेस बनाएगी, नदी वेदिका का निर्माण करेगी। तो जब भी नदी यहां पर जाएगी, एक मिनट, तो जब भी नदी किसी माउंटेन्स, जैसे मान लो कि ये एक माउंटेन एरिया है और इस माउंटेन से नदी उतरेगी, तो जब नदी यहां से उतरेगी तो उतरने के बाद इनका कटाव करके पहले क्या करेगी, कुछ जलप्रपात का निर्माण करेगी। और जो मैंने आपको याद होगा कि जो आपका इसमें नदी विसर्प है, मियांडर बनते, तो ये मैदानी क्षेत्रों में, तो जो मियांडर बनेगा, मियांडर टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये मैदान में बनेगा। तो मैदान ऊपर तो है नहीं, तो मियांडर तो कभी पहले आएगा ही नहीं, तो पहले हम मियांडर वाले आंसर लगा हटा देते हैं। तो ये पहला जो है आपका मियांडर, नदी विसर्प नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। रिवर ट्रेसेस जो होते हैं, नदी वेदिका होती है, तो ये नदी के दोनों किनारों पर जब नदी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देती है तो उसको हम क्या करते हैं, तो इस तरीके का जब नदी में स्ट्रक्चर बनता, सीढ़ियां बनती थी, उसको रिवर ट्रेसेस के नाम से जाना जाता। तो पहले जलप्रपात बनेगा, यहाँ पर जलप्रपात दिया हुआ है, यहाँ पर भी जलप्रपात दिया हुआ है, तो ये तो आएगा नहीं अब। तो जलप्रपात सबसे पहले बनेगा, नदी जलप्रपात के बाद रिवर ट्रेसेस बनेंगे या फिर वाटरफॉल, वो सॉरी आपका रिवर ट्रेसेस बनेगा। तो 2 में रिवर ट्रेसेस दिया है। फिर नदी वेदिका बनेगी, ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन में 2 बार रिपीट हो गया, ये गोखुर लेक बनेगा, ऑक्सबो लेक बनेगा, इसमें दिया है आपका जलप्रपात बनेगा, नदी वेदिका, रिवर ट्रेसेस बनेगा, फिर मियांडर बनेगा, फिर ऑक्सबो लेक बनेगा। तो ऑक्सबो लेक से पहले क्या होता है, मियांडर बनता है, तो सी आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आंसर क्या लगाएंगे इसमें, सी आंसर लगाएंगे, क्योंकि मैदान में ये मियांडर बनने के बाद ही क्या होगा, ऑक्सबो लेक का निर्माण होगा। द सैंड फ्री पासेस बिटवीन सैंड ड्यून्स वेयर कम्स कैरवेन्स मूव इज कॉल्ड। तो बालू स्तूपों के मध्य रेत मुक्त मार्ग जहां ऊंटों के काफले चलते हैं। तो जैसे एक बालू स्तूप इधर बना, एक बालू स्तूप, तो बीच का जो खाली एरिया है जहां पर, अब टीलों पे तो ऊंट नहीं चलेंगे, पैर फंस जाएंगे, मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो उस खाली क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको गासी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गासी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच लैंडफॉर्म मार्क द इरोजनल टूवर्ड द हेड ऑफ द ग्लेशियर। हिमनद के शीर्ष की ओर अपर्दन को कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो हिमनद के शीर्ष की ओर अपर्दन, जैसे कोई हिमनद है तो यहां पर अगर अपर्दन स्टार्ट होगा तो ये कटकर इस तरीके से चला जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, सर्क का निर्माण होगा। तो किसका निर्माण होगा, सर्क का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। नेचुरल लेवीज आर फॉर्म बाय द डिपोजिशनल एक्शन। तो प्राकृतिक तटबंध, मैंने बोला था कोई भी नदी है तो नदी के किनारों पर जो निक्षेप होता है तो इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तो ये तटबंध हमेशा क्या बनेंगे, नदी के निक्षेप से बनेंगे। तो ये नदी के द्वारा बनेंगे, नदी के निक्षेप से इनका निर्माण होगा, ठीक है ना। ये देखेंगे तो ये दोनों तरफ जो तटबंध आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये तटबंध आपके क्या निक्षेप से बनते हैं। अगला है, लोएस का निर्माण कैसे हुआ, हाउ लोएस इज फॉर्म। तो लोएस क्या है, एक मिट्टी है। तो लोएस क्या है, एक मिट्टी के भाग में आता है। और लोएस किससे बनता है, वायु के डिपोजिशन से बनता है। तो पहले तो आंसर कर ले, फिर कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो जो आप चाइना कंट्री देखते हैं, मान लो यहाँ पर चाइना है, चाइना के ऊपर यहाँ पर एक देश है जिसको कहते हैं मंगोलिया। अब मंगोलिया के अंदर एक डेजर्ट है जिसको कहते हैं गोबी मरुस्थल। तो इसको क्या कहा जाता है, गोबी मरुस्थल। तो इस गोबी मरुस्थल की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं जब इधर से चलती हैं तो ये हवाएं अपने साथ क्या है, बहुत सारे रेत को लेकर जाती हैं। और धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, रेत का पूरा डिपोजिशन टाइप का होता है। तो जब यहाँ पर रेत का निक्षेप आपको मिलता है तो इसी रेत के निक्षेप को लोएस प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलता है, लोएस के मैदान जो है वो सबसे ज्यादा आपको चाइना के अंदर देखने को मिलते। तो ये वायु अपर्दन का एक निक्षेपणात्मक पार्ट होता है। तो यहाँ गोबी मरुस्थल से रेत चाइना में आकर डिपॉजिट होती है। द इरोजनल फॉर्म पोट हॉल्स इज रिलेटेड। तो पॉट हॉल जो आते हैं तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, पॉट हॉल। तो पॉट हॉल जो है ये आपको नदी के अंदर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, नदी के अंदर। तो नदी के तल पर जो आपको गड्ढे टाइप के दिखाई देते हैं, हमेशा किसी नदी के
तल पर जो आपको गड्ढे दिखाई देंगे उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, जैसे नॉर्मली रोडों पर हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, जैसे ये देखेंगे तो ये नदी का जो बेसिन है उसमें आपको देखेंगे ये गोल गोल आपको गड्ढे दिखाई बनेंगे, तो ये जो गड्ढे हैं इन्हीं को पोटहोल्स के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कुछ स्थलाकृतियां आपके सामने दी हुई है, इन स्थलाकृतियों को हमें मैच करना है, तो क्या आंसर निकल कर आएगा। तो पहला देखेंगे नूनाटक, तो नूनाटक जो है ये आप जानते हैं कि एक ग्लेशियल फॉर्म है, तो ये सही है। इंसेलबर्ग ये वायु अपर्दन से बना हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये यारडांग होगा यहाँ पर, तो यारडांग जो है ये आपके पवन द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। केमे जो है ये वायु अपर्दन हिमानी के द्वारा बनते, ये भी सही है। तो क्वेश्चन फिर गलत क्या है, तो गलत इस चीज पर होगा कि ये अपर्दन वाला है कि निक्षेप वाला है। हमने ये तो देख लिया किससे बना हुआ है, हमें चेक करना होगा कि अपर्दन या निक्षेप के अकॉर्डिंग भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे नूनाटक है तो ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, ये सही है, यहां से मैच करेंगे। इंसेलबर्ग निक्षेपी नहीं होता, इंसेलबर्ग भी आपका अपर्दनात्मक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक, यारडांग अपर्दनात्मक है। कैमे जो लेक होता है ये छोटे छोटे टीले टाइप के होते हैं, टीला हमेशा निक्षेप से बनेगा, तो ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ये भी सही है। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो जो इंसेलबर्ग है ये पवन के द्वारा निर्मित एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, ठीक है ना। तो जो नूनाटक है ये हिमानी प्रक्रम के द्वारा बना होता है, ये अपर्दन है। इंसेलबर्ग पवन के द्वारा बर्तन है, यारडांग पवन के द्वारा अपर्दन है, केमे हिमानी द्वारा एक निक्षेपित स्थलाकृति, इसलिए हमने जो आंसर लगाया था वो इंसेलबर्ग लगाया था। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक तटबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल लेवीज। तो नेचुरल लेवीज यानी कि नदियों के दोनों किनारों के किनारों पर जब तटबंध बनते तो उनको नेचुरल लेवीज कहते हैं, तो ये निक्षेपणात्मक हैं और हमेशा नदी के लंबवत, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो ये हमेशा क्या है, नदी के परपेंडिकुलर नहीं बनते हैं, तो ये नदी के मतलब समांतर, ये नदी के तटों के किनारों पर बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म, अपर्दन जन्य भू आकृति है। तो विच इज द एन इरोजनल लैंडफॉर्म, अपर्दन जन, तो गार्ज एक अपर्दन से बनता है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा गॉर्ज। डेल्टा, लोइस, डिपोजिशनल बॉर्डर ये सब निक्षेप है, तो ये गॉर्ज आपका हो जाएगा निक्षेप अपर्दन। एन इनलैंड डेल्टा, तो आंतरिक डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मेकोंग नदी, जिसको द्वितीय या सेकंड डेन्यूब भी कहा जाता है, तो मेकोंग नदी डेन्यूब कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर मिल जाएगी, और इसका मुहाना आपका जो है वो चीन सागर के पास में मिलता है, तो ये इनलैंड डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। ओरिनिको नदी की बात करें तो ये साउथ अमेरिका के अंदर मिलेगी, तो ये साउथ अमेरिका के अंदर वेनेजुएला में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, वेनेजुएला में। इसी नदी पर एंजिल वाटरफॉल बना हुआ है, तो इसी नदी की सहायक नदी है कैरो, तो कैरो पर सबसे ऊंचा एंजिल वाटरफॉल बना हुआ है, जिसका महाना ऊपर कैरिबियन सी के अंदर होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। मैकेंजी नदी की बात करेंगे तो मैकेंजी नदी आपको कनाडा के अंदर मिल जाएगी, जिसका महाना बीफुट सी के अंदर मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ओकावेंगो जो नदी है ये आपको बोत्सवाना के आसपास मिल जाएगी, तो ये बोत्सवाना के आसपास मिलेगी, और बोत्सवाना में एक मरुस्थल है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, तो इसी मरुस्थल के अंदर इसका क्या है, मुहाना बनता है, इसलिए इस नदी को कालाहारी का आभूषण कहा जाता है। इस नदी को क्या बोला जाता है, कालाहारी का आभूषण, क्योंकि कालाहारी डेजर्ट में पानी का एकमात्र सोर्स है ओकावेंगो नदी, इसलिए ओकावेंगो नदी को कालाहारी का आभूषण कहा जाता है। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो ओकावेंगो बिल्कुल सही होगा। अगला है निक्षेप का प्रणाम है, विच इज द फ्लोइंग नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, तो निक्षेप का प्रणाम नहीं है, तो जलोढ़ पंख निक्षेप से बनते हैं, मोराइन निक्षेप से बनते हैं, बालू स्तूप निक्षेप से बनते हैं, जो श्रृंग बनते हैं समुद्र के तटों पर ये आपके अपर्दन से बनते हैं, तो डी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्या है, तो यहाँ पर कुछ स्थलाकृतियां हैं जैसे ग्लेशियर, तो जो नूनाटक है ये ग्लेशियर से बनता है,
ठीक है ना, जो निक पॉइंट है, अर्थ पिलर है या रॉक ट्रेसेस हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया, तो पहले का ए हो जाएगा। तो ये पहले का ए सभी में दिया है, दुर्भाग्य यहाँ पर ये है कि सभी का आंसर इन्होंने दे दिया है। ठीक है ना, तो ये आंसर इसका नीचे आ ही गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका ए आ रहा है। तो नदी के द्वारा इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर बन सकता है, तो नदी के द्वारा इनमें कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, तो जो ट्रेसेस होते हैं इसको रिवर ट्रेसेस बोलते हैं। तो जो नदी के इस तरीके के स्ट्रक्चर मैंने आपको बोले थे, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा इनको ट्रेसेस के नाम से, नदी वेदिका सोपान के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही हो जाएगा, बी का 4 मैच कर जाएगा, यहाँ पर मैच कर ही रहा है। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, एक से मिल गया आपका। पवन की अगर हम बात करेंगे तो जो भू स्तंभ होते हैं तो ये पवन के द्वारा बनेंगे, और ग्राउंड वाटर के बाद जो अब अवकूट निक पॉइंट वगैरह होते हैं तो ये इससे बनते हैं। तो ये सही आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, कौन सा ज्वालामुखी स्ट्रक्चर नहीं है। तो मियांडर नहीं होगा, मियांडर एक नदी के मार्ग में बनने वाला। तो बाकी जानते हैं कि हम जो सिल होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, डाइक आपका वर्टिकल होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के आंसर आपके बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके। ये 2025 का क्वेश्चन दिया हुआ है। JWBD ने कास्ट चक्र के संदर्भ में क्या कहा था, पूर्णावस्था में सतह पर विलयन छिद्र डोलाइन आदि अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जीर्णों में गुफा की छतें ढह जाती हैं और कास्ट सुरंगें हंस विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको जरा देखते हैं। जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखो जरा, ये मैं स्ट्रक्चर आपको शायद यहाँ मैप होगा, इसका मैं शुरू में दिखा चुका था आपको एक। तो उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे सिंक हॉल वगैरह बनते हैं, इसको सिंक हॉल भी बोल देते हैं। डोलाइन बनते हैं, सिंक हॉल का निर्माण होता है, डोलाइन का होता है, और कई बार वो सरफेस में मिल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जीर्णों ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी जो छत कोलैप्स कर जाती है, तो उसको हम्स या टेरारोसा के नाम से भी जाना जाता है, टेरारोसा। तो ये आपके दोनों ही सही हैं, तो इसमें आंसर हम लगाएंगे थर्ड, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आज की क्लास के आपके क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर हमने कुछ अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को कंप्लीट किया है। तो ये आज की क्लास यहीं रखेंगे, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होगा। थोड़े से क्वेश्चन इसके और बचे हुए हैं, तो अगली क्लास में हम जब भूकंप और ज्वालामुखी का टॉपिक करेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस को भूकंप में, कुछ क्वेश्चंस को ज्वालामुखी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।